Welcome to all. Myself, Dr. Renu Loshali, working as Assistant Professor in the Department of Chemistry from Shri Ram Singh Dhoni Government Degree College, जैती अल्मोड़ा, उत्तराखंड। ठीक है, तो बच्चों आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और बीएससी सेकेंड ईयर क्लास का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बीएससी में हमारे केमिस्ट्री के 3 पेपर्स होते हैं। पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि पेपर थर्ड डिस्कस करेंगे और चैप्टर 6 जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, और ये किस क्लास का है? बीएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर 6 है सरफेस केमिस्ट्री, जो कि हमें थर्ड पेपर में पढ़ना है। और इस सरफेस केमिस्ट्री के जो चैप्टर है इसमें हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा आइडिया देना चाह रही हूँ सरफेस केमिस्ट्री का। तो सरफेस केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं या हम वो फिनोमेना को डिस्कस करते हैं जो कहाँ पर होगा? एट द इंटरफेस ऑफ टू सरफेस के इंटरफेस पे जो फिनोमेना होगा उस फिनोमेना को हम सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे एडसॉर्प्शन। ठीक, तो अब टेबल ऑफ कंटेंट जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें हम देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एडसॉर्प्शन में मैकेनिज्म, डेफिनेशन, एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर हम पढ़ेंगे कॉमन टर्म्स जो एडसॉर्प्शन में यूज हो रहे हैं, जो है सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, अक्लूशन। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टू टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एडसॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, एंड फाइनली वी कंक्लूड विद एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट, दैट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखिए बच्चों, ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है, ये लिक्विड का स्ट्रक्चर है एंड ये गैस का स्ट्रक्चर है। तो हम सबसे पहले सॉलिड का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो एक सर्कल है, ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। ओके, तो इस सॉलिड के स्ट्रक्चर से हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल का क्या है, बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं और एक फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई करी हुई है। तो हम कहते हैं कि सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या है, स्ट्रांग होते हैं। अब बात आती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सपोज हम ये वाला मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके नेबर में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है? ये सेंटर वाले मैंने जिसको फोकस करा है, ठीक है, तो इसके नेबर में ये है, ये है, ये सारे मॉलिक्यूल्स इसके नेबर में है, पड़ोसी है। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स और इसके बीच में, इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेंगे उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और सॉलिड्स में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन एंड आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। ओके, नेक्स्ट हम लिक्विड के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। यहां देखिए मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़े दूर दूर है। हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स मूव पास्ट वन अनदर। ठीक, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, एग्जिस्ट कर रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है लिक्विड्स में, ये क्या है, कम है सॉलिड्स के कंपैरिजन में। ओके, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर है। ठीक, अब नेक्स्ट हम
डिस्कस करते हैं गैस का स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इधर है तो एक मॉलिक्यूल इतना दूर है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा है डिस्टेंस। तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइडली सेपरेटेड है, जिस वजह से फ्री टू मूव है, और इनके बीच में जो फोर्स है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, वाइडली सेपरेटेड है। तो ये डिस्कशन जो स्ट्रक्चर का हुआ, ये इसलिए हुआ ताकि हम जो आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम एड्सॉर्प्शन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो उस एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने में ये स्ट्रक्चर बहुत यूजफुल है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में सबसे पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस पिक्चर पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो पिक्चर है, एक ये पिक्चर है नॉन सरफेस मॉलिक्यूल की, मतलब वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर नहीं है, ओके। कहाँ है, बल्क में है, इंटीरियर में प्रेजेंट है, ठीक, बल्क यानी कि इंटीरियर। और ये जो मॉलिक्यूल है ये सरफेस मॉलिक्यूल है, मींस वो मॉलिक्यूल जो कि सरफेस पे, सतह पे प्रेजेंट है, ओके। तो हम सबसे पहले नॉन सरफेस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक। अब नॉन सरफेस मॉलिक्यूल्स, ये हम कौन से मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा गैस में तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर है, जिस वजह से इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल है, तो इसलिए हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की, ओके। तो अब हम नॉन सरफेस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक। नॉन सरफेस मॉलिक्यूल मीन वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर नहीं है, सतह पर नहीं है। तो देखिए ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल हमने कंसीडर करा जो कि सरफेस पर नहीं है, कहाँ है, इंटीरियर में है। तो ये मॉलिक्यूल चारों, हमने अभी स्ट्रक्चर डिस्कस करा, उसमें देखा कि मॉलिक्यूल चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो इंटीरियर की तरफ प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है। तो देखिए हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर करा, इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ और भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है, ये इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है आपस में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर रहा है, और ये फोर्स अपवर्ड फोर्स डाउन फोर्स को कैंसिल कर रहा है, जिस वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स इस मॉलिक्यूल पे लग रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्लियर। रिजल्टेंट फोर्स इस मॉलिक्यूल पे जो लग रहा है बाय अदर मॉलिक्यूल्स वो क्या है, जीरो है, क्योंकि चारों तरफ से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ऑफ सेम काइंड, एक जैसे, सेम काइंड इंपॉर्टेंट है, एक जैसे मॉलिक्यूल है चारों तरफ से, जो कि क्या कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और ये जो फोर्स है ऑल डायरेक्शन में ये काउंटर बैलेंस हो जा रहा है, और जिस वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है इस मॉलिक्यूल पे वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ओके। अब सरफेस मॉलिक्यूल की तरफ आओ। सरफेस मॉलिक्यूल की तरफ जब हम आते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल है जो सरफेस पे प्रेजेंट है, ये देखिए मैंने सरफेस बनाई है, सरफेस लिखा हुआ है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके इस साइड में, ओके, अदर मॉलिक्यूल्स है ऑफ द सेम काइंड, इसी प्रकार के और मॉलिक्यूल्स है इस साइड, बल्कि इस साइड इसी टाइप के मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये इस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स है इस साइड को, और ये वाले फोर्स जो है ये काउंटर बैलेंस कैंसिल हो जाएंगे, ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, पर ये जो डाउनवर्ड का फोर्स है, यहां और भी मॉलिक्यूल से जो खींच रहे, ये फोर्स जो है ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है, मींस यहां पर इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये जो फोर्स है ये इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर इसी टाइप का मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल ऑफ सेम काइंड प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहते हैं कि सरफेस पे रेजिडुअल अनबैलेंस्ड फोर्स है, ओके। ये नीचे को खींच रहा है, तो ये नीचे को खींचने वाला फोर्स सरफेस पे प्रेजेंट है। अब क्या होता है, जैसे ही कोई एक्सटर्नल स्पीशीज, कोई बाहर की स्पीशीज सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तो ये
स्पीशीज जो एक्सटर्नल स्पीशीज है, यहाँ पे फोर्स है, जैसे ये स्पीशीज आ रही है तो यहाँ पर तो ऑलरेडी नीचे को फोर्स है, तो यहाँ पर आके वो स्पीशीज अटैच हो जाती है, इस फोर्स से अट्रैक्ट होगी और उसके बाद सरफेस पे रिटेन हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है एक्सटर्नल स्पीशीज का आना, अट्रैक्ट होना और सरफेस पे इकट्ठा हो जाना, इसको हम क्या कहेंगे? एडसॉर्प्शन। ओके, तो इसलिए मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का क्लियर करा था। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एडसॉर्प्शन। और टर्म एडसॉर्प्शन किसने दिया? एच केसर ने इन 1881। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। ओके, तो डेफिनेशन अगर हम कहें तो क्या कहेंगे एडसॉर्प्शन की? कि एडसॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है या ऐसा फिनोमेना है जहां पर एक्सटर्नल स्पीशीज कहाँ इकट्ठा हो जा रही है? सरफेस पे। ठीक है, किसकी सरफेस पे? सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पे इकट्ठा हो जा रही है, रेदर देन इन द बल्क। अंदर आने के बजाय कहां पर हो जा रही है? सरफेस पे इकट्ठा हो जा रही है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो एडसॉर्प्शन इज अ process of accumulation of external species at the surface rather than in the bulk of a solid or a liquid। ठीक है, और यही प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन को मैंने एक डायग्राम से बताया है। ये प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन है। देखिए, अब यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं। देखिए, एक है एडसॉर्बेट, एक है एडसॉर्बेंट। ठीक है, ए डी की बात कर रही हूं मैं, ए बी की बात नहीं हो रही है अभी। एडसॉर्बेट है एंड एडसॉर्बेंट है। तो देखिए पिक्चर से क्या क्लियर हुआ? एडसॉर्बेट कहाँ आए? सरफेस पे आए। ठीक है, ये दिस इज एडसॉर्बेट। तो एडसॉर्बेट क्या हो गए? वो केमिकल स्पीशीज हो गए जो सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पर इकट्ठा होंगे। जो सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पे आएंगे वो क्या कहलाएंगे? एडसॉर्बेट। फॉर एग्जाम्पल गैस, वाटर वेपर और सॉल्यूट फ्रॉम सोल्यूशन। ओके, और सेकंड जो वर्ड आया वो है एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट क्या है? एडसॉर्बेंट वो सब्सटेंस है जिस पे एडसॉर्प्शन हुआ, मतलब जिसकी सरफेस पे कौन आए? एडसॉर्बेट आए, वो क्या कहलाएगा? एडसॉर्बेंट। जैसे सॉलिड और लिक्विड हमने डिस्कस करा था। और इसके एग्जांपल्स हो गए चारकोल, सिलिका जेल, मेटल्स एंड कोलॉइड्स। ओके, अब एडसॉर्प्शन जो है एक सरफेस फिनोमेना है। क्यों? क्योंकि एडसॉर्प्शन जो है वो कहाँ पे हो रहा है? सरफेस पे अकर कर रहा है। ये पिक्चर क्लियर बता रहा है, सरफेस पे अकर कर रहा है, इसलिए एडसॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। इंटरफेस ऑफ टू सरफेस पे अकर कर रहा है। ओके, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मीन्स इसका क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो अपने आप होते हैं। ठीक है, दोज प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, जो अपने आप होते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी बाहरी मदद से। जो वो प्रोसेस जो अपने आप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो एडसॉर्प्शन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब एडसॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हमें पता है कि भाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जहां पर डेल्टा एच इज नेगेटिव। मीन्स वो प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट। मीन्स जिस प्रोसेस के दौरान हीट निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक हो गया? तो देखिए, हमें पता है कि एडसॉर्प्शन के दौरान क्या हुआ? जो रेजिडुअल अनबैलेंस फोर्स था सरफेस पर वो क्या हुआ? बैलेंस हो गया। मींस रेजिडुअल अनबैलेंस फोर्स डिक्रीज हो गया, जिस वजह से क्या हुआ? सरफेस की एनर्जी डिक्रीज हो गई। और ये जो एनर्जी का डिक्रीज है वो किस फॉर्म में, एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर हुई? ये एनर्जी हीट के फॉर्म में अपीयर हुई। इस वजह से क्या हुआ? एडसॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर? अब नेक्स्ट इज कि ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन डेल्टा एच इज नेगेटिव। इट मींस एंट्रोपी जो है डिक्रीज होती है जब एडसॉर्प्शन होगा। कैसे होगा? अब सबसे पहले इसके लिए हमें एंट्रोपी क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो एंट्रोपी
is a measure of randomness or disorderness of the molecules present in the system. मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स फ्री है, कितनी डिसऑर्डरनेस है मॉलिक्यूल्स में, वो क्या कहलाता है, उसको कौन मेजर करता है, एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है हम कह रहे हैं एड्सॉर्प्शन के दौरान क्या होगी, कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि एड्सॉर्प्शन जब होता है गैस का सॉलिड की सरफेस पे, तो देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, फ्री टू मूव है, क्योंकि काफी दूर दूर है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिस वजह से क्या है, ये फ्रीली मूव करते हैं। अब जब एड्सॉर्प्शन होगा तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सॉलिड की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे, जिस वजह से इनकी जो फ्रीडम है वो क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। और इससे क्या होगा, इनके जो डिसऑर्डरनेस है उस पर कमी आएगी, और हम इसलिए कहते हैं कि एड्सॉर्प्शन के दौरान जो है वो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। ओके, अब जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं एड्सॉर्प्शन के। एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाय सिलिका जेल। नेक्स्ट, पेंटिंग प्रोसेस में भी एड्सॉर्प्शन अप्लाई होता है। ठीक है, तो पेंटिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, पेंट जो है वो क्या करता है, स्लाइटली अटैच हो जाता है टू द वुड, मेटल्स और प्लास्टिक। ठीक, एंड वाटर फिल्टर जो है इसमें भी एड्सॉर्प्शन है। इसमें क्या करता है, जो एड्सॉर्बेंट है वो क्या करता है, डिसॉल्व्ड केमिकल्स एंड बैक्टीरिया को एड्सॉर्ब कर लेता है। ठीक, और हमें फ्रेश वाटर, फिल्टर्ड वाटर देता है टू ड्रिंक। एंड एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन स्टील इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स एब्सॉर्प्शन। अब देखिए अभी तक हमने एडसॉर्प्शन की बात करी, ADSORPTION। अब हम बात करेंगे ABSORPTION यानी कि एब्सॉर्प्शन की। ओके, एब्सॉर्प्शन क्या है, देखिए एब्सॉर्प्शन इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड। ओके, सॉलिड और लिक्विड में किसी सब्सटेंस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सिर्फ सरफेस पे लिमिटेड नहीं है बट बल्क में भी है। ओके, देखिए एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्पंज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय एमोनिया। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए एक्सटर्नल स्पीशीज मैंने रेड सर्कल से इंडिकेट करी है, और ये वो स्पीशीज है जो एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू से। ओके, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो एक्सटर्नल स्पीशीज है इसका यूनिफॉर्म प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ठीक, तो ये एब्जॉर्प्शन है। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, एडसॉर्प्शन क्या है, एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, हमने डिस्कस करा अभी, एंड एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना। हियर सरफेस पे ही बात सीमित नहीं है, बल्क में भी, बल्क की भी बात हो रही है। ओके, मींस एक्सटर्नल स्पीशीज बल्क में भी आ रही है। ये इस फिगर से क्लियर हो रहा है, यहां अंदर भी जा रही है ना एक्सटर्नल स्पीशीज, तो ये एब्जॉर्प्शन है। नेक्स्ट, एडसॉर्प्शन में क्या हो रहा है, सब्सटेंस इकट्ठा हो जा रहा है सरफेस पे, और एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सब्सटेंस का थ्रू आउट। थर्ड डिफरेंस इज एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम इज इजीली अटेन्ड। इक्विलिब्रियम इजीली अटेन्ड हो जाता है क्योंकि सरफेस पे ही क्या आना है, एक्सटर्नल स्पीशीज आनी है। Whereas in absorption equilibrium takes place slowly, टाइम लगता है इक्विलिब्रियम को आने में। It means absorption process is time taking in comparison to adsorption. Now fourth difference is concentration of adsorbed material जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है adsorption में, बल्कि absorption में जो absorbed material है वो यूनिफॉर्म है throughout. Okay. Next is example, adsorption of water vapor by silica gel is an example of adsorption, and absorption is absorption of water vapor by anhydrous calcium chloride.
is an example of absorption. ठीक. Next is various terms that we use in surface chemistry are sorption, desorption and occlusion. Okay, let us start with sorption. The term sorption was given by McBain. ठीक है, और sorption क्या है? जब absorption और adsorption दोनों साथ साथ होते हैं तो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? sorption. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल sorption ऑफ डाई स्टफ्स बाय कॉटन फाइबर और sorption ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय चारकोल. तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं. ये देखिए, sorption है तो मतलब इसमें एब्जॉर्प्शन भी होगा, साथ में एडसॉर्प्शन भी. मतलब सरफेस पे भी आएगा एक्सटर्नल स्पीशीज, जैसे ये आ गई, देखिए ये आ रही है, सरफेस पे बनाई मैंने, और बल्क में भी चले गई अंदर. ओके, तो दिस इज sorption. नेक्स्ट इज desorption. desorption मीन्स, डिसऑप्शन जो है अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एडसॉर्प्शन का उल्टा है. दिस इज रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन में क्या है? एडसॉर्ब एक्सटर्नल स्पीशीज सरफेस पे आती है एडसॉर्बेंट के. ओके, और डिसऑप्शन में क्या होता है? जो एडसॉर्बेट आया सरफेस पे एडसॉर्बेंट की वो हटता है. मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए. तो डिसऑप्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडसॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ adsorbent or from the surface on which it is adsorbed. Okay, next is occlusion. Occlusion is defined as sorption of gases by metals only. When metals क्या करेंगे? gases का sorption करेंगे तो जो हमारा जो टर्म है वो occlusion यूज होगा. और ये टर्म occlusion किसने दिया? ग्राहम ने दिया. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन. ओके, अब एडसॉर्प्शन को क्लासिफाई करा गया इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट. कि एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन होगा या किस टाइप का फोर्स होगा जो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में एग्जिस्ट करेगा. ओके, इस बेसिस पर एडसॉर्प्शन को दो में क्लासिफाई करा गया, फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन. नाउ डिफरेंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ. फिजिकल एडसॉर्प्शन को हम फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं एंड केमिकल एडसॉर्प्शन को हम केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं. नेक्स्ट, फिजिकल एडसॉर्प्शन जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, जो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स होगा वो फिजिकल इन नेचर है, या हम कह सकते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करता है. ओके, और केमिकल एडसॉर्प्शन में नेम इंडिकेट कर रहा है कि एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में जो नेचर ऑफ फोर्स है वो केमिकल इन नेचर है और केमिकल बॉन्ड है, जिससे कि क्या होता है? सरफेस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट, फिजिकल एडसॉर्प्शन जो है ये वीक है, तो जब ये एडसॉर्प्शन होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी जो किसके बराबर है? 4 to 40 किलो जूल पर मोल के बराबर होगी. ओके, और केमिकल एडसॉर्प्शन जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो जो हीट इवॉल्व होगी ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन वो लार्ज होगी, और इसमें जो हीट इवॉल्व है वो 40 to 400 किलो जूल पर मोल है. ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं हम. इसका मतलब रिवर्सिबल मतलब जो गैस एडसॉर्ब हुई, ठीक है, वो रिमूव हो सकती है इजीली बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर. ओके, बल्कि केमिकल एडसॉर्प्शन जो है वो इरिवर्सिबल है. इट मीन्स जो गैस एडसॉर्ब हुई वो इजीली रिमूव नहीं हो सकती बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर. ठीक. फिजिकल एडसॉर्प्शन जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, एकदम होता है, बल्कि जो केमिकल एडसॉर्प्शन है इट मे बी रैपिड और स्लो. फिजिकल एडसॉर्प्शन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर ऑफ एडसॉर्बेट. एडसॉर्बेट की मल्टी लेयर्स बनेगी. इट मीन्स जहां तक फोर्स का इम्पैक्ट होगा वहां तक एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे सरफेस पे एडसॉर्बेंट की, जिससे कि मल्टी लेयर फॉर्मेशन ऑफ एडसॉर्बेट होगा. लेकिन केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या है कि मोनोलेयर ही बनती है एडसॉर्बेट की. क्यों? क्योंकि इन केमिकल एडसॉर्प्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ सरफेस कॉम्प्लेक्स. तो
तो सिर्फ एड्सॉर्बेट की मोनोलेयर ही बनेगी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर। ओके, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल, एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकल सरफेस। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का लास्ट पॉइंट है नॉट वेरी स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्बेंट की एंटायर सरफेस पे होता है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन इज वेरी स्पेसिफिक क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए क्या है, एड्सॉर्बेंट के पास एक्टिव साइट्स होती हैं और उन्हीं एक्टिव साइट्स में क्या होता है, एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है। इस वजह से केमिकल एड्सॉर्प्शन इज वेरी स्पेसिफिक वेयर इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉट वेरी स्पेसिफिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट फैक्टर्स दैट अफेक्ट एड्सॉर्प्शन। वो क्या क्या फैक्टर्स है जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ गैस। अब यहां पर एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि जो मोस्टली स्टडीड एड्सॉर्प्शन है वो है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। ठीक, गैस का एड्सॉर्प्शन ऑन सॉलिड सबसे ज्यादा स्टडीड है। तो नेचर ऑफ गैस जो फर्स्ट फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि जो रेडिली सॉल्युबल है एंड इजीली लिक्विफिएबल गैसेस है जैसे HCl, NH3, ये ज्यादा एड्सॉर्प्शन शो करते हैं देन परमानेंट गैसेस लाइक N2 and O2। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन these gases HCl, NH3 van der Waals force are more predominant। okay, next factor is nature of adsorbent। ठीक, the adsorbent generally is solid, liquid also, but generally the adsorbent used is solid, and here the solid जब पाउडर फॉर्म में होगा वो ज्यादा एड्सॉर्प्शन शो करेगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड जब वो लंप में होगा। ओके, क्योंकि जब सरफेस जब पाउडर होगा तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा उस पाउडर एड्सॉर्बेंट का, और ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, क्योंकि सरफेस ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, इट इज क्लियर दैट विद इंक्रीज इन एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होगा वैसे वैसे क्या होगी, हीट निकलेगी, और जैसे जैसे हीट निकलेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि हीट एंड टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, एज एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज प्रेशर। इट इज क्लियर दैट विद इंक्रीज इन प्रेशर एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। कैसे? अब कैसे होगा ये? ऐसे होगा, देखिए जैसे जब प्रेशर बढ़ेगा गैस का तो क्या होगा, ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे, और ज्यादा स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा एड्सॉर्ब होंगे, जिस वजह से एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज, ये तो सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे, 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एड्सॉर्प्शन। फाइनली वी कंक्लूड by applications of adsorption। okay, so first application is controls humidity। it means कि adsorption play an important role in controlling humidity। okay, here the silica gel is used as an adsorbent, and this silica gel absorbs moisture, thereby controlling the humidity। next application is decolorization of sugar। एड्सॉर्प्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है शुगर को डीकलराइज करने में, और इस प्रोसेस में जो एड्सॉर्बेंट यूज होता है वो है एनिमल चारकोल, और ये एनिमल चारकोल ऑब्टेन्ड होता है बाय बर्निंग द बोन्स ऑफ एनिमल इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, बाय यूजिंग एनिमल चारकोल हम शुगर को डीकलराइज कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज न्यूट्रिशन टू प्लांट्स। हम क्या कहते हैं कि एड्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स को न्यूट्रिशन देने में एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो क्या होता है, देखिए सॉइल में कई फाइन पार्टिकल्स हैं क्ले के,
ठीक। और ये जो क्ले के पार्टिकल्स है ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर कंटेनिंग dissolved nitrogen, potassium and phosphorus, okay, and passes up to the plants through roots। ठीक। तो ये जो क्ले के पार्टिकल्स है ये एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर जिसमें क्या है, सोडियम पोटेशियम नाइट्रोजन है, और ये जड़ों से प्लांट्स को ये सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि बाय एब्जॉर्प्शन प्रोसेस प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट इज हेटेरोजेनस कैटालिसिस। अब देखिए हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या है, पहले तो ये समझते हैं। तो हेटेरोजेनस कैटालिसिस वो कैटालिसिस है जहां पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों का फेज अलग अलग है। ठीक। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ओके, तो यहाँ पर जो फाइनली डिवाइडेड आयरन है ये कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ है, और ये सॉलिड है और इसकी सरफेस पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये भी किस पे डिपेंड है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज गैस मास्क। नाउ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे गैस मास्क में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस एप्लीकेबल है। तो देखिए, एक्टिवेटेड चारकोल जो कि एब्जॉर्बेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एक्टिवेटेड मींस चारकोल इन अ पाउडर्ड फॉर्म। पाउडर्ड फॉर्म में जो चारकोल है वो एक्टिवेटेड है। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल मास्क में यूज होता है, और ये चारकोल क्या करता है, जो टॉक्सिक गैसेस हैं उन्हें एब्जॉर्ब करता है और हमें फ्रेश एयर देता है ब्रीथ करने के लिए। करेक्ट। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। अब कैसे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस में यूजफुल है। अब देखिए, इससे पहले हमें यह जानना है कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है जिससे हम कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, मिक्सचर में से कंपाउंड्स को अलग अलग करते हैं और इनको आइडेंटिफाई करते हैं। करेक्ट। तो अब कैसे एब्जॉर्प्शन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, हम जो मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इसको हम सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। ठीक। और एक ट्यूब में हम एल्यूमिना जो कि एज एन एब्जॉर्बेंट काम करता है, एल्यूमिना को फिल करते हैं। देन हम इस ट्यूब में ये मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, इसको ये ट्यूब या कॉलम के थ्रू पास कराते हैं जिसमें एल्यूमिना एब्जॉर्बेंट भरा गया है। तो क्या होता है, जो मोस्ट रेडिली एब्जॉर्ब्ड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो ट्यूब के ऊपरी पार्ट में रहेगा, और उससे फिर कम रेडिली एब्जॉर्ब्ड जो होगा उससे नीचे आएगा, और उससे भी कम रेडिली एब्जॉर्ब जो होगा वो नीचे आ जाएगा ट्यूब में। इस तरीके से क्या है कि अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं वो एब्जॉर्ब होते जाते हैं। तो ये एब्जॉर्ब हो गए मीन सेपरेट हो गए। तो इस तरीके से क्या है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड फाइनली लास्ट इज वाटर सॉफ्टनिंग। सबसे पहले वाटर सॉफ्टनिंग के लिए ये हमें जानना है कि वाटर सॉफ्टनिंग होती क्या है। देखिए, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर वो वाटर विच कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, एंड सॉफ्ट वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज आयंस। ठीक। तो हमें हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाना है, दिस इज नोन एज वाटर सॉफ्टनिंग। तो क्या होता है कि हार्ड वाटर को जब हम पास करते हैं थ्रू कॉलम जो पैक्ड होता है विद सोडियम कैटायन एक्सचेंज रेजिन से, तो क्या होता है, हमारा जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कंसेप्ट है ये भी किस पे डिपेंड है, एब्जॉर्प्शन में। तो ये एब्जॉर्प्शन के सारे एप्लीकेशंस है, और यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन को एक ब्रीफ तरीके से हमने यहाँ पे जाना है, इसको ब्रीफ तरीके से जाना है। और फाइनली यहाँ पर मैं कंक्लूड करती हूँ, एंड थैंक यू सो मच।